सर मुझे ये बताइएगा कि ये सिक्योरिटी रिस्क क्या चीज़ होती है और ये गद्दारी क्या चीज़ होती है? डिफाइन इसको कीजिएगा, ज़रा समझ में आए कि कौन लोग सिक्योरिटी रिस्क हैं इस मुल्क के लिए और कौन गद्दार हैं। क्योंकि जिस पे भी ये इल्ज़ाम लगा फिर वो इस मुल्क के अहम तरीन ओहदों पर आए भी, और अहम तरीन ओहदों पे आने का मतलब है कि वो पाकिस्तान के अहम तरीन सिक्योरिटी मैटर को सुपरवाइज़ भी किया उन्होंने, और अहम तरीन हसास नौइयत के मालूमात उन तक पहुंची। तो अगर वो सिक्योरिटी रिस्क थे या वो गद्दार थे तो फिर वो दोबारा उन ओहदों पे कैसे आ सके? तो मुझे ज़रा समझाइएगा कि सर ये गद्दारी और सिक्योरिटी रिस्क कौन लोग होते हैं, एक। और दूसरा, तहरीक इंसाफ पर जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, उसकी सूबाई हुकूमत भी है, पार्लियामेंट में बहुत बड़ी तादाद है, सेनेट में है, और इसके साथ साथ आपके उसके मकबूल लीडर हैं। तो ऐसी जमात पर क्या आप समझते हैं कि इतना सॉलिड प्रूफ है कि पाबंदी लग सकती है? जी हाफिज़ हसन अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक आपने जो सवाल किया है वो वही है कि जी इस मुल्क के अंदर अगर आप किसी को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क के तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं और फिर बाद में उपहार में भी आता है तो फिर उस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे किसी शख्स को लेना तो बाद में क्या वजह है। दूसरा जो है वो है पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगना या कौन सी ऐसे लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं। मैं पहले दूसरे पे आ जाता हूँ, चूँकि मेरे दोस्त सदर सदीक साहब ने बहुत लंबी बात कर दी थी। सवाल सिर्फ ये था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है, उस पर भी मैं आ जाऊँगा। नंबर वन ये है डॉक्टर साहब कि दुनिया भर के अंदर जो आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है या फ्रीडम ऑफ असेंबली है या उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन है या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो दुनिया भर के अंदर अनक्वालिफाइड फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और दुनिया के हर मुल्क के अंदर, चाहे वह यूरोपीय यूनियन है, चाहे यूनाइटेड किंगडम है, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ के ऊपर इसको कभी भी अनक्वालिफाइड फंडामेंटल राइट के तौर पे नहीं लिया गया। और हर मुल्क ने अपने लॉज के मुताबिक जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, उसको रेगुलेट किया है और उसके अंदर उन्होंने कदगने लगाई हैं। और इसी तरह ये है कि दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ के ऊपर ये लॉज मौजूद हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक्सीड करती है उन कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल लिमिट्स को तो उसको जो है वो आप बैन कर सकते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 17 है या आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 जो है ये दोनों ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी है, फ्रीडम ऑफ असेंबली भी है और उसके बाद आपका राइट टू इंफॉर्मेशन भी है या आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसके अंदर आता है। लेकिन इन दोनों लॉज की लैंग्वेज के अंदर आपको आएगा कि सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लॉ और 5 चीज़ें जो हैं वो दुनिया भर के अंदर कॉमन है इन दोनों के लिए। नंबर 1 ये है, इंसाइटमेंट जो है वो ना पाकिस्तान के कानून में अलाउड है ना दुनिया के किसी कानून में अलाउड है। प्रोवोकेशन अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्पेशली फौज और जुडिशरी जो है ये दुनिया में किसी जगह अलाउड नहीं है। नंबर 3 ये है कि इमोरलिटी या डिसेंसी के खिलाफ अगर आपको बात करेंगे ये दुनिया में अलाउड नहीं है। नंबर 4 ये है कि आप अपने जो फॉरेन रिलेशंस हैं उन कंट्रीज़ के अंदर जाके जो है वो उन ऐसे हालात पैदा करेंगे कि जिससे आपके मुल्क के उस मुल्क के साथ जो है हालात ख़राब हों, ये दुनिया में किसी जगह अलाउड नहीं है और इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो मौजूद है। फिर आपके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ या आपकी सॉवरेनिटी जो है ये दुनिया भर के अंदर अनक्वालिफाइड फंडामेंटल राइट्स के तौर पे आप इसे नहीं ले सकते और यही पाकिस्तान का लॉ है या पाकिस्तान का कानून है। अब आर्टिकल 17 के नीचे इस वक्त 3 लॉज जो हैं वो आपके सामने है। एक लॉ आपका ये है कि जो आपका इलेक्शन एक्ट 2017 है, दूसरा उसके अंदर आपका पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है और तीसरा एंटी टेररिज्म एक्ट 97 जो है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना है तो आपके पास 2 लॉज अवेलेबल, या आप आर्टिकल 17 के नीचे जाएंगे उसका एक अलहदा मैकेनिज्म मौजूद है, या आप एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे जाएंगे और उसका सेक्शन 11 या उसका EE जो मौजूद है और उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सर्टेन पीरियड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्क्राइब करते हैं, उसको राइट ऑफ अपील मौजूद है उस लॉ के अंदर और उसके बाद 90 डेज के अंदर अगर उसकी राइट ऑफ अपील का फैसला नहीं होता तो वो रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। अब
आर्टिकल 17 के अंदर ये है कि जिन चीज़ों की मैं तरफ इशारा किया है, अगर फेडरल गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंचती है कि इन चीज़ों की वजह से इस पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको आर्टिकल 17(2) के नीचे इसके ऊपर एक्शन बनता है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक अप्रूव करेगी थ्रू कैबिनेट और एक डिक्लेरेशन बनाएगी, और वो डिक्लेरेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है, जो इस वक्त जो आपने 27th अमेंडमेंट कर दी है, उसके अंदर सारे वो मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाएंगे, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो एक डिक्लेरेशन के ऊपर या कंफर्मेशन देगी या उसको जो है वो डिसमिस कर देगी कि मैं उसको नहीं मानता। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रेफरेंस आया था जिसकी तरफ अभी इशारा भी किया गया था, डैब का आया था, और उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर ये गुंजाइश है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया जा सकता है, और ये उसी तरह ही है जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है रेड लाइन क्रॉस करती है या एक्सीड ऑफ उन लॉज को या उसके बाद वायलेट करती है तो उसका खिलाफ एक्शन किया जा सकता है, चाहे बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस, इन सारे ममालिक के अंदर ऐसी चीज है। अब अगली जो चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऐसा मटेरियल कौन सा हो सकता है। अब ये है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर ये है, जो इलेक्शन एक्ट का 201 से लेके 215 तक डील करता है, या आर्टिकल 15 पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर करता है, या उसके बाद आपके एंटी टेररिज्म एक्ट है, या 17(2) के अंदर जो चीजें हैं वो ये है कि तीन चीजें मैं समझता हूं कि बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है वो पीटीआई के मुतलका जो हैं। नंबर 1 जो है कि जो इंसाइटमेंट या प्रोवोकेशन जो है वो आपको मीडिया के अंदर भी नजर आएगी, और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपको रोड्स के ऊपर भी नजर आएगी, और स्पेशली आपको डिजिटल मीडिया के अंदर भी वो नजर आएगी। नंबर 2 ये है कि 9 मई का जो एक इंसिडेंट है उसके अंदर आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर जो है कि आपने सामने क्या इंसिडेंट्स आया। और तीसरा इलेक्शन एक्ट का 208 जो है उसके अंदर फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स जो है उसके अंदर भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। बट ये सारी चीजें ऐसी हैं, उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एविडेंस, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड हो, चाहे आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ड हो, चाहे आपके सामने प्रेस स्टेटमेंट्स आए, चाहे आपके सामने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आए, या डिजिटल मीडिया आए, या प्रेस स्टेटमेंट्स आए, ठीक है, वो सारी की सारी जो हैं आपको एक स्ट्रॉन्ग बना के, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला है वो पाकिस्तान की अदालत करेगी कि क्या वो चीजें ऐसी जस्टिसाइबल हैं कि उनके ऊपर फैसला किया जा सकता है या नहीं है। तो टू द एक्सटेंट ऑफ लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे पार्ट का जवाब पार्टी जो है उसको एक कर देता है। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी, मैं आ जाता हूं, अब दूसरा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर जो है उसके अंदर डॉक्टर साहब पिछले 50, 60, 65 साल से जब से पाकिस्तान बना है हमने उस पॉलिटिकल कल्चर के अंदर इन चीज़ों को इतना कॉमन कर दिया है कि जिसके अंदर हम हर चीज़ की एक्सीड चले जाते हैं। हमने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे कहा गया, उसके अलावा भी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे चाहे वो 71 से पहले उसके अंदर थे, या आज भी वो चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं ये समझता ये हूँ कि अगर आपके पास सॉलिड किस्म की ऐसी एविडेंस है तो ये बात भी आइंदा के लिए बंद कर देना चाहिए कि अगर आप समझते हैं कि उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है या नेशनल सिक्योरिटी की वायलेशंस की गई है तो डेफिनेटली फिर लॉ जो है वो अपनी हरकत के अंदर आना चाहिए। उसके लिए जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट्स के ऊपर जाएंगे तो उन स्टेटमेंट्स के अगर आप उसको ट्रांसलेट इन एक्शंस के अंदर नहीं करेंगे तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकती, और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर आप इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को देख लें तो सारों के वीजा वर्स जो है ऐसी स्टेटमेंट है जो इन्हें नहीं देनी चाहिए।